नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। अभी हमने क्या देख लिया था? समांतर श्रेणी देख ली थी, है ना। समांतर श्रेणी के बाद अब हमारी अगली श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। मान लेते हैं कोई भी श्रेणी है A1, A2, A3, A4, ये उसमें क्या है n पद। ठीक है, कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कब होगी? जब हम उसके क्रमागत पद लें दो और उनका क्या निकालें? अनुपात निकालें। और वो अनुपात हमेशा क्या रह रहा हो? पूरी श्रेणी में सभी के लिए क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इस श्रेणी को हम क्या कह देंगे? गुणोत्तर श्रेणी कह देंगे। तो सबसे पहले दो कोई भी क्रमागत पद लेते हैं, जैसे A2 और A1 ले लिया, इनका अनुपात निकाला। A3 A2 लिया तो A3 बटा A2, है ना। इसी प्रकार मान लो A4 A3 लिया, A4 बटा A3, तो सबका अनुपात क्या होगा? सेम होगा। इसी प्रकार लास्ट में अगर देखें तो AN बटा AN-1 आएगा। तो कोई भी दो क्रमागत पद उठा लो और उनका अनुपात निकालो। अगर वो सभी क्रमागत पदों के लिए सेम रह रहा है, मान लो R रह रहा है, तब तो ये क्या कहलाएगी? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। और जो अनुपात R निकल के आया सो सबके लिए सेम है, इसे हम क्या बोलते हैं? सारो अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो क्रमागत लेने, उनका अनुपात निकालना है और देखना है कांस्टेंट रह रहा है तो वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। अब मान लेते हैं पहला पद क्या है? A1 बराबर A मान लेते हैं। तो देखो A2 बटा A1 बराबर R, तो यहाँ से A2 क्या आ जाएगा? A1 इंटू आर, A1 को A ले रहे हैं तो A इंटू आर आ जाएगा। इसी प्रकार A3 बटा A2 बराबर R, यहाँ से A3 बराबर क्या आ जाएगा? A2 इंटू आर आ जाएगा। A2 बराबर AR रखेंगे तो ये AR² बन जाएगा। इसी प्रकार हम लास्ट पद निकाल लेंगे AN। चलो AN तो बाद में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखो, पहला पद हमारा क्या माना हमने? A, तो दूसरा पद क्या आ गया? AR, तीसरा पद क्या आ गया? AR²। तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या बन जाएगी? AR AR²। अगला पद क्या आ जाएगा? AR³ और ऐसे चलता जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? एक गुणोत्तर श्रेणी होगी जिसका प्रथम पद क्या है? A है, जिसका सारा अनुपात क्या है? R है ना। अब देखो, पहले पद को A है, A को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू आर की पावर 0। ये हमारा क्या है? पहला पद। दूसरा पद क्या है हमारा? AR की पावर 1। तीसरा पद क्या है? AR की पावर 2। अगर हम इनको देखें तो सब में A इंटू आर तो है ही, इनमें डिफरेंस कहाँ पे है? इनकी पावर में। पावर पहले पद में कितनी? 0, दूसरे पद में 1, तीसरे पद में 3। मतलब अगर वो जो जितना पद है उससे क्या है? एक कम पावर है ना। पहले पद में एक में से 1 - 1 किया 0, दूसरे के लिए 2 - 1 1, तीसरे के लिए 3 - 2 1। मतलब अगर हम nth पद निकालें तो A इंटू आर तो आएगा ही आएगा। इसकी पावर क्या होगी? जो पद है उससे एक कम, तो n-, तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा? A इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा, जहाँ पे A हमारा प्रथम पद है और हमारा R क्या है? सारा अनुपात है। ठीक है, अगर हमारा R हुआ 1 से बड़ा, तब तो क्या होगा? हर बार ये पद क्या आएंगे? बढ़ते हुए आएंगे, है ना। ये R से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली AR A से बड़ा होगा, AR² AR से बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब पदों की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तब तो हम इसे बोलेंगे वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी। अगर R की वैल्यू हुई 1 से कम तो इसे क्या बोल देंगे? ये तो इस केस में क्या होगा? हमारा अगली संख्या घट जाएगी। जैसे मान लो पहला पद 5 है और R की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो अगला पद क्या आएगा? 5/2, तो ऑब्वियसली इससे कम हो गया, है ना। उससे अगला पद क्या आएगा? 5/4, ये इससे कम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पदों की वैल्यू घटती जा रही है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? असमान गुणोत्तर श्रेणी बोल। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर हमें कोई भी तीन संख्याएं दे दे ABC, वो बोल दे कि ये समांतर श्रेणी में भी है और गुणोत्तर श्रेणी में भी है, दोनों में एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर है तो ये तभी होगा जब तीनों संख्याएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अदरवाइज तीनों संख्याएं अलग अलग हैं तो वो एक साथ AP और GP में नहीं हो सकती, है ना। वो तभी पॉसिबल होगा जब तीनों संख्याएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अभी हमने क्या देखा? गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? क्रमागत पदों का क्या आएगा? अनुपात आएगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो अनुपात निकल के आएगा उसे हम सारा अनुपात बोलेंगे। हमने क्या देखा? nth पद निकालना देख लिया, Tn बराबर A इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा। अगर r लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है तो वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी, लेस देन 1 है तो ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी। अब हम देखते हैं आगे
गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग निकालना सीखते हैं। तो जैसे हमने अभी गुणोत्तर श्रेणी ली थी वही वाली ले लेते हैं, जिसमें पहला पद क्या हमारा, पहला पद ए है और उसका चारोनुपात ए है। तो nth पद क्या आ जाएगा n-1। तो पदों की संख्या कितनी है n, पहला पद क्या है ए, चारोनुपात क्या है r। ठीक है, अब हमें इनका क्या चाहिए, सम चाहिए। सम चाहिए तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, सभी पदों को ऐड कर देंगे। लास्ट पद क्या होगा, ये nth पद है, nth पद से पहले n-1 पद होगा और फिर nवां पद होगा, ऐसे ही होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है आर, दूसरा पद ए आर, तो तीसरा पद क्या है ए आर स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहला पद किसके जैसा बन जाएगा, दूसरे के जैसा। इसी प्रकार दूसरे को अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके जैसा बन जाएगा, तीसरे के जैसा। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्या है गुणोत्तर श्रेणी का तो हम क्या डायरेक्ट आगे सूत्र याद रखेंगे, लेकिन ये प्रोसेस हमारे तब काम आएगा जब हमें कोई सम पूछेगा और हम देखेंगे कि वो ना तो एपी बन रही है ना ही जीपी बन रही है, लेकिन इन पदों को देखेंगे ध्यान से तो लगभग एक जैसे दिखेंगे, जैसा यहाँ पे दिख रहे हैं ए आर स्क्वायर है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, पहला पद उठाना है, दूसरा पद उठाना है, उनमें हमें देखना है कि क्या अंतर है, हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो एक जैसे से दिखने लग जाए, है ना, लगभग एक जैसे दिखने लग जाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देख लिया कि आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पद दूसरे के जैसा दिखने लग जाएगा। दूसरा इसमें स्टेप होता है, जैसे ही आर से मल्टीप्लाई करो अब इसको क्या करना है, एक पद आगे शिफ्ट करके हमें लिखना है। एक पद आगे शिफ्ट करने का मतलब जैसे ही इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे नहीं लिखना है हमें, इससे एक आगे लिखना है, अगले पद के नीचे लिखेंगे। ए से ए को आर से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा ए आर, तो ये आर कहाँ से है यहाँ से। इसी प्रकार ए आर को अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ए आर क्यूब, चलता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई पद आएगा जैसे पीछे वाला इससे मल्टीप्लाई होके ए आर n-2 आ जाएगा। जैसे ए आर n-2 आर से मल्टीप्लाई होगा ए आर की पावर n-1 आ जाएगा, और लास्ट में ये आएगा ए आर की पावर n-1 जो कि आर से मल्टीप्लाई होके ए आर की पावर n बना देगा। तो ये अब कुल मिला के एक हमारे पास क्या है, पद आगे शिफ्ट करके लिख दिया हमने, और इससे क्या होगा एक पद आगे अकेला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले दोनों पदों को देखना है और उनमें हमें क्या देखना है कि क्या अंतर है, तो वो हम डिफरेंस देखेंगे। उससे उन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक पद आगे शिफ्ट करके लिखना है। उसके बाद प्लस या माइनस कर देना है, जनरली हम माइनस ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे एस एन माइनस एस आर इंटू एस एन आ जाएगा। अब ये पहला पद तो किसी में से माइनस होगा नहीं। अब देखो ए आर माइनस ए आर होके कट जाएंगे, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब कट जाएगा। इसी प्रकार ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कौन, ए आर की पावर एन, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन। इधर क्या होगा, एस एन कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो समेशन था एस एन वो क्या निकल के आ गया, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र होता है वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अब हम आगे गुणोत्तर श्रेणी के लिए इसे डायरेक्ट हम याद रखेंगे। एन पदों का योग क्या होता है, एस एन ए इंटू आर की ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसे हम दूसरे सूत्र से भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आर की पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ये सूत्र हम कब काम लेंगे, जब आप आर क्या हो, एक से छोटा हो। ये सूत्र हम तब काम लेंगे जब आर आपका एक से बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये प्रोसेस याद रखना है। अब देखो बताने को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, सूत्र सबको याद है, लेकिन ये प्रोसेस आगे आप देखोगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस सीखा है ये बहुत जगह काम आता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उनको
सब्ट्रैक्ट करना है और जैसे इस करेंगे कोई एक सीरीज मिल जाएगी, जो कि पहले कोई सीरीज नहीं थी, ना तो एपी थी ना ही जीपी थी। बाद में क्या होगा, इनमें से कोई एक सीरीज बन जाएगी। अगर नहीं बन रही तो सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या तो सीरीज बन जाएगी, नहीं तो क्या होगा, nth पद आ जाएगा। nth पद आ जाएगा तो हम उसका समेशन निकाल सकते। ठीक है, तो ये था किसी भी दी गई गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, जो कि क्या है, a इंटू आर की पावर n-1 बटा आर -1, जब आप आर बड़ा हो 1 से और जब छोटा हो तो 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला काम में लेना है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस लेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कभी अगर हमें nth पद हो तो भी हमें समेशन निकालना आना चाहिए। हम ऐसे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ Tn से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे विविध श्रेणी देखने के बाद हम इसको क्वेश्चन में ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हमें यूज करना है। बस याद रखना है कि हम Sn को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 1 2 या फिर n तक चला जाएगा, है ना। या फिर हम बोलें कि समेशन एन को लिख देते हैं, टी आर ले लेते हैं, आर बराबर 1 to n लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक के पदों का योग हो जाएगा, है ना। ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये लिमिट सही नहीं लगेगी, है ना, दोनों जगह n n ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। तो यही तो होता है समेशन, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, n पदों का योग। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, फिर हम उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारी कोई सीरीज ही निकल के आ जाएगी तो हम उसका डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर देंगे, या फिर हमारे पास क्या होगा, nवां पद निकल के आ जाएगा, तो फिर हम ये मेथड यूज करेंगे। इसमें आगे कैसे सोल्व करना है ये हम आगे PYQ देखेंगे, तब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट पदों की जीपी हो, इनफाइनाइट पदों की अगर हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी हो तो उसका अगर हमें योग निकालना पड़े तो दो केस बनते हैं हमारे पास, है ना। पहला केस क्या है, आर आपका 1 से बड़ा हो तो क्या होगी, वर्धमान श्रेणी होगी। वर्धमान श्रेणी होगी तो इस केस में योग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पदों, हर पद की वैल्यू बढ़ती जाएगी हर बार और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जनरली क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा जाता। दूसरा केस, जब आर आपका क्या हो, 1 से छोटा हो, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इनफाइनाइट पदों की जीपी तभी का योग तभी हमारे लिए निकालना फायदेमंद है जब उसका आर क्या हो, 1 से छोटा हो। तो अभी हमने निकाला था, है ना, हमने Sn निकाला था। Sn क्या निकाला था, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर, है ना। अब इसी में हम क्या करते हैं, लिमिट लगा के n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट पदों का योग हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर। अब देखो लिमिट किस पे लग रही है, n पे, तो a बटा 1 माइनस आर तो क्या है, n से फ्री है, ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर n। अब देखो r 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे की संख्या की अगर पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो a इंटू 1 माइनस आर, 1 माइनस 0 बराबर a बटा 1 माइनस आर। फाइनली हमारा क्या बच जाएगा, इनफाइनाइट पदों की जीपी का योग आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें डायरेक्ट याद रखना है। इनफाइनाइट पदों की जीपी का योग होता है a बटा 1 माइनस आर, जबकि हमारा r क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने जीपी देख ली कैसे क्या होती है। इस जब क्रमागत पदों का अनुपात क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसके बाद हमने nth पद निकालना देख लिया, उसके बाद हमने समेशन निकालना देख लिया और इनफाइनाइट पदों का योग निकालना देख लिया। तो ये थी हमारी बेसिक गुणोत्तर श्रेणी। अब इससे रिलेटेड हम आगे अगली चीजें डिस्कस करते हैं। अगला हम देखते हैं कि जब कभी भी हमें पद अज्यूम करने पड़ जाए, जैसा हमने समांतर श्रेणी में देखा था, है ना। समांतर श्रेणी में हमने क्या देखा था, 3 पद लेने पड़े तो कैसे लेते थे, a माइनस डी, ए प्लस डी, है ना। और अगर हमें 4 पद लेने होते थे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d, ऐसे ही लेते थे 1 2 3 4। इसी प्रकार ये क्यों लेते थे हम,
जब हमें क्या दिया हो, योग दिया हो, ताकि ये डी डी कैंसिल हो जाए। सबसे पहले योग से ही हमारी क्या आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए, ताकि हमारी क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये याद रखने का सिर्फ इतना ही पर्पज था कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इस तरीके से नहीं मानोगे, आप अपने स्टैंडर्ड तरीके से मानोगे तो भी हमारा क्वेश्चन आएगा, है ना, तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इसी प्रकार हम गुणोत्तर श्रेणी में भी पद कुछ यूज करना याद रख लेते हैं। ये मेथड जनरली हमारे लिए कब यूजफुल होगा, ये हमारे लिए यूजफुल होगा जब उनका क्या दिया हो, गुणा दिया हो, पदों का क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दिया हो तो इस तरीके से मानेंगे कि जो प्रोडक्ट करेंगे ना, जो जो पद हमने माने, तो उनमें से आर क्या होगा, हमारा गायब ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डी गायब हो रहा था ऊपर यहाँ पे सम करने पे, वैसे ही यहाँ गुणा करने पे ये आर ही गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 3 पद मानने हैं, तो 3 पद मानेंगे तब हम सारा अनुपात आर रखेंगे, और बीच वाला पद ए लेंगे, तो आगे वाला पद के लिए ए इंटू आर हो जाएगा, पीछे वाले के लिए आर से डिवाइड हो जाएगा। जब हमें 4 पद मानने हो तब हम अनुपात क्या लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे। पहला पद हमारा ए आर क्यूब होगा, दूसरा इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ए आर क्यूब। इसी प्रकार अगर 5 पद लेने हो तो हमारा सारा अनुपात आर, ये 3 वाले से ही आ जाएगा। इसी में क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक पद और बढ़ा देंगे। तो ये हमारे 3 पद तो थे ही, अब इधर आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे 5 पद। तो ये 2 बस मेनली हमें याद रखने हैं कि 3 पद मानने तो कैसे मानना है, 4 पद मानने तो कैसे मानना है। 3 वाले से 5 निकालना हमें आना चाहिए, दोनों साइड एक एक पद और बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 6 चाहिए तो ये 4 वाले के ही दोनों साइड एक एक पद और बढ़ा देंगे। तो 3 पद लेना है तब हमें क्या लेना है, सारा अनुपात आर लेना है। 4 पद में आर स्क्वायर लेना है। पहला पद इसमें ए बटा आर, इसमें ए बटा आर क्यूब लेना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारे लिए जब कभी भी गुणा दिया होगा, जैसे यहाँ पे तीनों को गुणा करेंगे, ये आर आर कैंसिल होके क्या दे देगा, ए क्यूब दे देगा। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे, ये आर क्यूब इंटू आर, आर की पावर 4, ऊपर आर इंटू आर की पावर 3, आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, ए की पावर 4 दे देगा। इससे क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ए की वैल्यू हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये दिमाग में रखना कि अगर हमें कभी भी पद अज्यूम करने पड़े, जब हमें प्रोडक्ट दिया गया हो तो हमें ऐसे मानना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पद अज्यूम के बाद आगे देखते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर माध्य भी आएगा। जैसे समांतर श्रेणी में समांतर माध्य आएगा। जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक माध्य निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, माध्य क्या है, कोई भी 2 संख्या है ए और बी, अगर इनका माध्य क्या है, जी है। ठीक है, माध्य को जी से लिख देते हैं तो क्या होगा, ए जी इंटू बी, तीनों मिलके क्या बनाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, हमें पता है जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ से जी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा। ये तो क्या है, 2 संख्याओं के बीच हमने एक गुणोत्तर माध्य रख दिया है ना। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ए बी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, तभी हमारा क्या होगा, रूट डिफाइन होगा। ठीक है, तो एक गुण माध्य का मतलब क्या हो गया, अगर ए और बी का माध्य क्या है, जी है, तो ए इन जी और पी ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। इसी प्रकार हम 2 संख्याओं के मध्य क्या निकाल सकते हैं, एन माध्य भी निकाल सकते हैं। जैसे ए है और दूसरी संख्या हमारी बी है, इसके मध्य अगर हमें एन माध्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, एन माध्य लिख देते हैं, G1 G2 G3 से लेके Gn तक। अब ये क्या बनाएंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। हमें पता है एन तो क्या है, हमारे गुणोत्तर माध्य ही है, 2 हमारी संख्या है, तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+2 हो जाएगी, जिसका प्रथम पद क्या है, ए है। अब कोई भी गुणोत्तर माध्य निकालना है, G1 चाहिए, G1 हमें पता है कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, ए इंटू आर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो G5 चाहिए आपको, G5 आपका छठा पद होगा, छठा पद की निकालना हमें आता है, ए इंटू आर की पावर 5। अब हमारे पास ए ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर के लिए हमें क्या दे रखा है, n+2वां पद हमें बी दे रखा है ना। लास्ट पद क्या है, बी, जो कि कौन सा पद है, n+2वां पद है। तो n+2वां पद क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर n+1 बराबर बी। यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n+1। अब हमारे पास बी है, ए है, एन है, क्या आ जाएगा, आर। आर आते ही सारे गुणोत्तर माध्य हम कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कभी जरूरत पड़ जाए ए और बी के बीच एन माध्य निकालने की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको एक सीरीज में लिख लेंगे।
और हमारे n+2 पद हो जाएंगे। अब जो भी गुणोत्तर माध्य चाहिए देख लेंगे वो कौन सा पद है, और nth पद निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ही a×r⁻n-1। अब हमें r चाहिए, तो r के लिए हम क्या करेंगे, n+2 पद हमें पता है क्या है, b के b है, और ये इसको जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच एक माध्य, और अगर n माध्य चाहिए तो n माध्य। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो हमारे n माध्य आए इनका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका गुणा निकालते हैं कि अगर कभी गुणा की जरूरत पड़ जाए तो कैसे निकाल। पहला मेथड तो वही है कि हमने r निकाल लिया, r निकालते ही सारे हम कैलकुलेट कर ले और उनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें ओबियसली, है ना, ये हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, हम एक बार बेसिक जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी थी वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा nth पद, है ना, ये nवां पद होगा, ये n पद की गुणोत्तर श्रेणी। जैसा हमने समांतर श्रेणी में देखा था, प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित पदों का योग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हर बार इक्वल रहता है। तो यहाँ पे वहां पे हम प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो प्रारंभ से समान दूरी, एक दूरी पर कौन है, a, और लास्ट से एक दूरी पर कौन है, a r⁻n-। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, a² × r⁻n-1, है ना। इसी प्रकार प्रारंभ से देखो, प्रारंभ से दो दूरी पर कौन है, ar, पीछे से दो दूरी पर कौन है, a r⁻n-2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a² r⁻n-1। इसी प्रकार प्रारंभ से तीन दूरी पर कौन है, ar², पीछे से तीन दूरी पर कौन है, ar⁻n-3। तो अगर ध्यान से देखें तो a² × r⁻n-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रारंभ और अंतिम से समान दूरी पर पदों का अगर हम गुणनफल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हर बार क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो यही हम इसकी गुणोत्तर श्रेणी की एक गुणधर्म हो गया। ये लास्ट में हम गुणधर्म में इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो इसी का हम यूज करके, जैसा हमने समांतर श्रेणी में समांतर माध्यों का योग निकाला था, वैसे ही हम यहाँ पे भी निकाल सकते। तो हमारी इस अभी गुणोत्तर श्रेणी क्या है, G2 G3 से लेकर Gn इंटू बी। अब हमें पता है a इंटू बी बराबर G1 इंटू Gn बराबर G2 इंटू Gn-1। ऐसे ही होगा, प्रारंभ से एक दूरी पर a और b है, दो दूरी पर कौन है, G1 और Gn है, तीन दूरी पर G2 और Gn-1 है, इनका सबका योग गुणनफल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के क्या आ गया, G1 इंटू Gn आ गया, G2 इंटू Gn-1 आ गया, G3 इंटू Gn-2 आ गया, सब आ गए इनके, और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है। अब हमें इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, G1 G2 G3 G4, ऐसे ही Gn-3 Gn-2 Gn-1 और Gn। अब हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़े बना लेते हैं, G1 और Gn का एक जोड़ा बना लेते हैं, G1 इंटू Gn। इसी प्रकार G2 और Gn-1 का एक पेयर बन जाएगा। इसी प्रकार G3 और Gn-2 का एक पेयर बन जाएगा। और ऐसे करके देखो टोटल कितने थे, n, दो से एक जोड़ा बना रहे हैं तो कितने जोड़े बन जाएंगे, n/2 जोड़े बन जाएंगे। अब देखो सबकी वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो सबकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी ए बी ए बी, और कितनी बार, n/2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर, ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर n/2 हो जाएगा, या फिर हम क्या बोल दें, रूट ए बी की पावर n हो जाएगा। रूट ए बी को हम क्या लिखेंगे, जी की पावर n। जी क्या है, जी अब हमारा क्या है, ए एंड बी का गुणोत्तर माध्य है। जी क्या है, सिंगल माध्य है, जब हम ए और बी के बीच में एक गुणोत्तर माध्य निकालते हैं वो गुणोत्तर माध्य है, किसका, ए और बी का। ठीक है, जैसे हमने उसमें निकाला था हमारा क्या, समांतर माध्यों का सम, है ना, जो कि a+b/2 इंटू क्या आया था, आई थिंक n आया था, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ गया, g की पावर n आ गया, है ना,
जी की पावर n आ गया। तो ऐसे हम गुणोत्तर माध्यों का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गुणोत्तर श्रेणी की नई प्रॉपर्टी भी सीखी, क्या कि प्रारंभ और अंतिम से समान दूरी पर पदों का गुणनफल सेम होता है। उसी का हमने इसमें यूज किया, हमें पता चल गया इनका गुणनफल ए बी के बराबर है। हमने सबका गुणनफल लिखा, उसके बाद हमने क्या किए, पेयर बना लिए और सब पेयर की वैल्यू ए बी के बराबर। टोटल पद कितने थे, एन थे, है ना, एन टर्म थे, और जोड़े बना रहे हैं, दो दो का एक, तो n/2 जोड़े हो गए, तो ए बी n/2 बार आएगा, ए बी की पावर n/2। रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, जी। जी क्या हमारा ए और बी का गुणोत्तर माध्य है, सिंगल जो गुणोत्तर माध्य होता है वो वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट निकालना भी हो गया, है ना। अब एक चीज देखते हैं कि अगर हमें सिंपल बोल दे कि ए और बी का क्या चाहिए, गुणोत्तर माध्य, कोई ना कुछ ना बोले, सिर्फ ये बोल दे कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और 1/2 करना है। दो क्यों, क्या, क्योंकि दो पद थे। इसी प्रकार 3 पद होते ए बी सी और पूछ लेता है इनका गुणोत्तर माध्य बताओ, तो ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है, 3 पद है तो 1/3। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास n संख्याएं होती और उनका हमें गुणोत्तर माध्य पूछा जाता, तो हमें क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है और पावर क्या आ जाएगी, 1/n। ठीक है, अभी पीछे हमने देखा था वो हम क्या कर रहे थे, दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य निकाल रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n इस बार हमारे पास क्या है, संख्या है, और उनका हमें क्या चाहिए, एक ही गुणोत्तर माध्य चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक ही गुणोत्तर माध्य चाहिए। तो एक गुणोत्तर माध्य क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणोत्तर माध्य। हमने क्या क्या देख लिया, हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बेसिक देख ली। ठीक है, उसका n पद निकालना देख लिया, पदों का योग निकालना देख लिया। फिर हमने पद अज्यूम करने सीख लिए कि कैसे हमें अज्यूम करने, जो कि जनरली तब काम आएंगे जब क्या हो, क्वेश्चन में उन पदों का गुणा हमें दिया गया हो। ठीक है, अगर 3 पद है तो हमें सारानुपात r रखना है, 4 पद है तो r² रखना है। 3 4 का याद रखेंगे, बाकी अगर चाहिए तो हम दोनों तरफ एक एक पद बढ़ा के जैसे 3 से 5 बना देंगे, है ना। उसके बाद हमने क्या देख लिया, हमने गुणोत्तर माध्य देख लिया, सिंगल गुणोत्तर माध्य भी देखा और n गुणोत्तर माध्य भी देखे। फिर हमने उनका प्रोडक्ट भी देख लिया, जो कि क्या था, रूट ए बी की पावर n या g की पावर n आया था, है ना। फिर हमने क्या देखा, अगर n संख्याएं दी गई हो तो उनका गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो उनका प्रोडक्ट कर दो और पावर क्या कर दो, 1/n कर दो। ठीक है, ये अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला वहीं से आया जहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया था, है ना। प्रोडक्ट हमारा क्या था, जी की पावर n। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, उल्टा क्या पूछ रहा है कि n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की पावर 1/n हो जाएगा, ये पावर इधर चली जाएगी। प्रोडक्ट क्या होगा, a1 a2 से लेके an तक और पावर 1/n। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है गुणोत्तर माध्य n संख्याओं का, ये कहाँ से निकल के आया, ये प्रोडक्ट से ही निकल के आया। तो इसको अलग से भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली चीज कि द्विघात समीकरण होती है ना। हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो तो उसके क्या होंगे, मूल होंगे, है ना। उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम हमारा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य अप्लाई करके देखते हैं कि इसकी टर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर क्या होगा, एक अपना निकल के आएगा, अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, हम क्या मानते हैं, कोई भी एक द्विघात समीकरण मान लेते हैं जिसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होगी, x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। देखो हमें मूलों का समांतर माध्य निकालना आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बटा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसी प्रकार इनका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो रूट अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, g² आ जाएगा। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमारी द्विघात समीकरण ए गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य के रूप में कैसे आ जाएगी, x² माइनस 2ax प्लस g² बराबर 0 आ जाएगी। अब अगर हम इसके वापस मूल निकालना शुरू करें, अगर हम वो लगा दें अपना क्या, त्रिधराचार्य, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac, तो 4g² डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, ऊपर नीचे क्या होगा, 2 को कट जाएगा, इसमें बच जाएगा a² माइनस g²। तो यहाँ से अब वापिस अगर हम बोलें तो हमारा अल्फा आ गया a प्लस अंडर द रूट
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसी प्रकार बीटा आ गया ए माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने एक द्विघात समीकरण ली जिसके मूल अल्फा बीटा थे, हमने उनका गुणोत्तर माध्य जी और समांतर माध्य क्या लिया, ए लिया। इनको फिर क्या किया, हमने रिप्लेस किया, द्विघात समीकरण दोबारा लिख के हमने वापस क्या निकाले, मूल निकाले। इस बार हमारे मूल किसकी टर्म में आए, उन दोनों मूलों के गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के रूप में आए। अब ये रिजल्ट हमारे क्या काम आएगा, ये काम आएगा जब हमें गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दिया गया हो और हमें पूछ ले कि वो दो संख्याएं बताओ, तो वो हम यहाँ से याद रख सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हमें क्या दे दिया जाए, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य दे दिया जाए, गुणोत्तर माध्य दे दिया जाए और हमें पूछ ले क्या, फिर वो दो संख्याएं पूछ ले जिनका हमें गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दिया गया, तो वो दो संख्याएं ये होने वाली। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से क्या देख ली, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य की एप्लीकेशन देख ली। द्विघात समीकरण में इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर उससे फिर एक रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट में क्या आया कि अगर दो संख्याएं हो और उनका हमें गुणोत्तर माध्य दे रखा हो, समांतर माध्य दे रखा हो, तो हम क्या बता सकते हैं, वो दो संख्याएं भी बता सकते हैं कि कौन सी होने वाली है। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या देख लेते हैं, थोड़े से इसके गुणधर्म देख लेते हैं, किसके, गुणोत्तर श्रेणी के। ठीक है, तो एक तो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट और सेम रहेगा, पूरी श्रेणी में रहेगा। दूसरा, जैसा हमने समांतर श्रेणी में देखा था कि आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, समांतर श्रेणी क्या रह रही थी, एपी रह रही थी। जबकि इस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लस एंड माइनस करने से हमारी गुणोत्तर श्रेणी नहीं रहेगी, जबकि मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कुछ भी करो जीपी ही रह जाएगी। कैसे, जैसे हमारी थी गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, जैसे मान लो मैं इसको आर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ये नई श्रेणी बन गई। अगर ध्यान से देखें तो इस पहले पद और दूसरे का अनुपात अभी भी क्या है, आर, दूसरे तीसरे का अभी भी क्या है, आर, इसका भी क्या है, आर, तो अभी भी ये क्या हुआ है, जीपी ही है। जबकि अगर हमने इसमें कुछ प्लस माइनस कर दिया होता, जैसे ए प्लस सी ए आर प्लस सी ए आर स्क्वेयर प्लस सी, तो अब हमारा क्या है, इसका अनुपात सेम नहीं रह रहा। जैसे पहले दो पद का अनुपात निकाला हमने ए आर प्लस सी बट्टा ए प्लस सी, अगला का अनुपात निकाला ए आर स्क्वेयर प्लस सी बट्टा ए आर प्लस सी, ये किसी भी हालत में बराबर नहीं है। इसका मतलब कुछ अगर हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, तब तो वो जीपी रहने वाली है नहीं। कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड किया, तो वो गुणोत्तर श्रेणी ही रहेगी। ये बेसिक गुणधर्म है, ज़्यादा इतना कुछ काम आता नहीं है। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ देखते हैं कि अगर हमें तीन संख्याएं दे दी, किसमें, ए बी सी, जो कि क्या है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी में है, तो अगर हम इनका लॉग ले लेते हैं, तो जैसे ही लॉग लेंगे ये किस में बदल जाएंगी, एपी में बदल जाएंगी। कैसे, तीनों क्या थी, जीपी में, जीपी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, जैसे ही लॉग लेंगे इधर लॉग बी स्क्वायर बन गया, इधर लॉग ए इंटू सी बन गया, ये बन गया 2 इंटू लॉग बी बराबर क्या बन गया, लॉग ए प्लस लॉग सी बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया, लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग सी बटे 2 आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कि हम देख पा रहे हैं कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में आ गए, समांतर श्रेणी में आ गए। इसका मतलब लॉग लेने से क्या है, एपी जीपी आपस में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार अगर ये एपी में होते तो ये जीपी में बदल जाता है ना। इसी प्रकार मान लो अगर ये होते आपके एपी में, एबीसी होते किस में, एपी में, तो लॉग लेते ये किस में बदल जाते, जीपी में बदल जाते। ठीक है, तो मतलब लॉग लेने से एपी और जीपी आपस में बदल जाती। तो ये थी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। अब हम इसके क्या देख लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है,
ए है, सारोनुपात हमें क्या दे दिया आर, जो कि क्या है बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसके पहले तीन पदों के वर्गों का योग। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हो रही है, तो जो हमने तीन पद माने थे वो आप मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे हमारे स्टैंडर्ड ही तीन पद मान लेंगे। मैंने क्या बताया था ये जब काम आता है जब क्वेश्चन में क्या दिया गया हो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं तीन पद मान लेते हैं। पहला पद एक क्वेश्चन में दिया है सारोनुपात आर है, तो दूसरा पद ए आर हो जाएगा, तीसरा ए आर स्क्वायर। हाँ दूसरी चीज यहाँ पे ये हम वैसे भी नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि पहला पद इसने क्या कर दिया है फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे ये हमारा वैसे ही यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, तो हमारी ये आ गए तीन पद, ये क्या बोल रहा है इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर देते हैं ए स्क्वायर आर की पावर, ये योग आ गया। ये किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं पूरे में से ए स्क्वायर हमारा कॉमन आ सकता है, इसके अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखो अब हमारे और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, हमें क्या पूछ रखा है तीन पदों का योग चाहिए, हमें पूछ रखा है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ये निकालने के लिए हमें ए चाहिए और हमें क्या चाहिए आर चाहिए, दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जबकि समीकरण हमारे पास क्या है एक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें इधर वाले के क्या करने फैक्टर करने, फैक्टर करके हम क्या करेंगे इनसे तुलना करेंगे। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे। हम क्या देख पा रहे हैं कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा। ये फिर क्या होगा 11 से दोबारा डिवाइड होगा, जैसे ही डिवाइड होगा 2 इंटू 73 आ जाएगा। अब हमारा 273 आई थिंक एक प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टर होंगे नहीं, ऐसा ही देगा ये है ना, जिसमें इसके बाद फैक्टर हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें सेम यही कंडीशन बनेगी कि किसी संख्या का स्क्वायर आएगा इनटू एक प्राइम नंबर आएगा, उसके आगे कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या हुआ ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर क्या आ गया 11 की पावर 2 इंटू 273। कुल मिला के हमने क्या किया उसके फैक्टर किए। अब हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, इधर ए का स्क्वायर है इधर 11 का स्क्वायर है, तो ए बराबर तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 273 हो जाएगी, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 273। तो ये हो जाएगा हमारा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 273 बराबर 0। अब ये क्या आ गई हमारे पास आर में एक समीकरण आ गई। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, दो मेथड है। ये मेथड 1 है कि आप आर की वैल्यू रैंडम पुट करना शुरू करो, जैसे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 माइनस 272 जीरो नहीं है आप, क्योंकि उसने बोला है ना धनात्मक पूर्णांक है ना, तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है। दूसरा दो अगली वैल्यू 2 ले सकता है, तो 2 की पावर 4 16 प्लस 4 माइनस 272 ये भी जीरो नहीं है। तीसरा आर की पावर 3 रखो, जैसे ही 3 रखेंगे ये 81 बन गया, ये 9 बन गया, ये भी हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अगला 4 रखते हैं, ये हो गया हमारा 4 रखेंगे, जैसे ही 4 रखेंगे हमारा बन जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, 64 इंटू 4 करेंगे 4 चौक 16 चौका 24 256 प्लस 16 माइनस 272, तो 50 60 70 72 ये क्या आ गया जीरो आ गया है ना। तो एक मेथड तो ये है कि आप आर की वैल्यू पुट करना शुरू करो, क्वेश्चन में दिया गया धनात्मक पूर्णांक है तो हम 1 से शुरू कर देंगे और रखते जाएंगे, देखेंगे किस पे ये इसको संतुष्ट कर दे। जैसे हमने आर की वैल्यू रखी हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 4 निकल के आ गई। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या करो आर स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, जैसे ही टी लेंगे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 272 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई एक द्विघात समीकरण बन गई। इसके मूल हमें निकालने आते हैं, श्रीधराचार्य लगा देंगे, तो माइनस बी की वैल्यू 1 है प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4ac, तो 272 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1088 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। अब हमें पता है आर स्क्वायर हमारा क्या है जीरो से बड़ा, तो टी भी क्या रहेगा जीरो से बड़ा, तो माइनस साइन तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, क्यों माइनस लेंगे तो टी नेगेटिव बन जाएगा, तो हम क्या ले सकते हैं सिर्फ प्लस वाला ले सकते हैं। तो टी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर द रूट
89/2। अब आपको 1089 का यहाँ पे रूट पता होना चाहिए, जो कि 33 होता है, तो -1 प्लस 33/2 बराबर 16। ये तो आई टी की वैल्यू, ये किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से आर की वैल्यू 2, एक +4 और एक -4, लेकिन आर तो क्या दे रखा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो ले नहीं सकता, तो आंसर क्या है 4। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, जिसमें कम टाइम लगे। पहले मेथड में हमें डायरेक्ट आर की वैल्यू रखनी है, दूसरा आर स्क्वायर को टी बना के एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे हमें एक दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि माइनस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर टी है, जो कि पॉजिटिव है, और फिर जो आंसर है उसमें से भी हमें क्वेश्चन में देख के धनात्मक पूर्णांक ही उठाना है। जैसे ए की वैल्यू और आर की वैल्यू आ गई, अब हमें जो चाहिए वो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन वाले ने पूछा था ए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद का योग, इसमें से पूरे में से ए कॉमन ले लेते हैं। ए बराबर कितना है 11, आर बराबर 4, ये हो गया 11 × 21, ये हो जाएगा 221। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें केवल एक इक्वेशन हो और उससे दो वैल्यू निकालनी हो, तो हमें क्या करने हैं, उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करके हमें उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। इसमें निश्चित ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, एक ही केस बनेगा इसके फैक्टर का, इस रूप में एक ही फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं कि दो केस बन सकते, एक ही केस बनेगा इसमें, और उससे तुलना करके वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, आर की वैल्यू के लिए दो मेथड मैंने बता दिए आपको। जैसे ही ए और आर की वैल्यू आएंगी, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A1 A2 A3 क्या है, बढ़ते हुए धनात्मक संख्याओं की जीपी है। इसका मतलब आर हमारा क्या है, 1 से बड़ा है। आगे क्या बोल रहा है, छठा और आठवें पदों का योग कितना है, तो T6 प्लस T8 बराबर क्या दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। छठे पद को क्या लिख सकते हैं, अगर पहला पद ए ले लेते हैं, 4/आर ले लेते हैं, तो छठा पद क्या हो जाएगा, a×r⁵ है ना। आठवां पद क्या हो जाएगा, a×r⁷ बराबर क्या आ गया 2। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AR³ × r² प्लस r⁴ बराबर 2 आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। आगे क्या बोल रहे हैं, तीनवा और पांचवें पदों का गुणनफल, तो T3 × T5 बराबर 1/9 दे रखा है। T3 क्या हो जाएगा, a×r², T5 क्या हो जाएगा, a×r⁴ है ना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1/9 दे रखी है। तो हमारे पास दो समीकरण आ गई, यहाँ से ए और आर की वैल्यू आएंगी, ए और आर की वैल्यू आते ही ये सारे पद हम निकाल सकते हैं, निकाल के यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ दो समीकरण, दो ही अननोन है ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a² r⁴ बराबर 1/9 हो गया है ना। तो पहली समीकरण तो हमारे पास एक तो क्या आ गई, a² r⁴ बराबर 1/9 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, AR⁴ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ±1/3, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, AR³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, धनात्मक पदों की, धनात्मक संख्याओं की जीपी है। तो हमें पता है AR³ हमारा क्या है, चौथा पद है, जो कि हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम -1/3 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, सिर्फ प्लस ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये चौथा पद है, जो कि बोल रहा है धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AR³ बराबर 1/3। अब दूसरी एक और समीकरण हमारे पास क्या थी, AR⁵ प्लस AR⁴ बराबर 2। इसमें से हम क्या करते हैं, AR³ कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास AR³ की वैल्यू है, तो r² प्लस r⁴ बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे AR³ की वैल्यू रख देते हैं, तो r⁴ प्लस r² बराबर हमारा आ जाएगा 6, या फिर हम बोले r⁴ प्लस r² -6 बराबर 0। ठीक है, तो ये अब हम पहुंच गए जैसा हम पिछले क्वेश्चन में पहुंचे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा मेथड था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आर के बारे में कुछ नहीं दे रखा। अब आर बराबर √5 भी हो सकता है, आर बराबर √1.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पहले वाले में क्या था, धनात्मक पूर्णांक दे रखे थे, तो हमें पता था आर की वैल्यू 1 2 3 ये होनी है, हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे सिर्फ मेथड 2 ही काम आएगा। हम क्या करेंगे, r² बराबर टी मान लेते हैं। जैसे ही टी मानेंगे
द्विघात समीकरण बन गई। टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या दे रखी है, धनात्मक है ना, वैसे भी आर स्क्वायर है तो 0 से बड़ा होगा, टी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते, है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 प्लस 5/2 जो कि आ गया 2। यहाँ से क्या आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर हमें आर चाहिएगा तो हम क्या लेंगे, √2 लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि धनात्मक पदों की संख्या है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं आर 1 से बड़ा है। तो आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आ गई तो ए आर क्यूब बराबर कितना था, 1/3 था। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आर क्यूब की जगह √2 की पावर 3 आ गया, या फिर हम इसको बोले तो 1/6 √2। अब हमारे पास ए आ गया, हमारे पास आर आ गया। अब हमें जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें पूछ रखा है 6 इंटू A2 प्लस A4 प्लस A6। तो हम क्या करते हैं, 6 तो रहेगा ही, A2 हमारा क्या हो जाएगा AR, ये हमारा हो जाएगा AR क्यूब, ये AR क्यूब प्लस ये AR की पावर 5, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से AR कॉमन ले लेते हैं। जैसे AR कॉमन लेंगे ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, AR क्यूब की कॉमन ले लेते हैं, AR की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का होल। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/36 इंटू 2 आ जाएगी, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/36 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू आर की पावर 4, आर स्क्वायर बराबर 2 है तो आर की पावर 4 बराबर 4 हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर तो 3 की पावर 2। जैसे ही सोल्व करेंगे आंसर निकल के 3 हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि धनात्मक संख्याएं बोल रखी है, तो हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि r ग्रेटर देन 1 है। आगे दो कंडीशन दे रखी थी, वहां से 2 इक्वेशन बनी, 2 इक्वेशन से हमें एक r में इक्वेशन मिली, उसको हमने सोल्व किया। हमने क्या लिया, सिर्फ प्लस वाला लेना है, क्यों, क्यों r वैसे ही ग्रेटर देन 1 है ना। और वैसे भी t बराबर तो आर स्क्वायर है, जो कि 0 से ओबियसली बड़ा ही होगा। इसको जैसे ही सोल्व किया हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 2 आ गया, है ना। आर स्क्वायर बराबर 2 आ गया, वो वैल्यू पुट की तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आते ही यहाँ पे हमने पुट कर दी, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 संख्याएं जो कि क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब क्या है, समांतर श्रेणी में, तो यही से शुरू कर देते। हमें क्या दे रखा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, हमारी क्या बना रही है, समांतर श्रेणी। इसका मतलब हो गया 2 इंटू बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस सी क्यूब। तो पहली तो समीकरण हमारी निकल के आ गई, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किस में अपनी समांतर श्रेणी में है, तो 2b³ बराबर ए क्यूब प्लस सी क्यूब होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, log AB log CA log BC किस में, गुणोत्तर श्रेणी में, है ना। अगले पेज पे ले लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, log AB log CA और log BC किस में, गुणोत्तर श्रेणी में। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बीच वाले पद का, है ना। और ये किसके बराबर होगा, log AB इंटू log BC के बराबर होगा, है ना। अब देखो log में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आपको याद हो तो log AB को हम लिख सकते हैं, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं, log A log B। अब यहाँ पे आप बेस कोई भी घुसो सकते हो, ये log वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके बहुत यहाँ पे काम आएगी। तो log AC को हम क्या लिख लेंगे, log A बटा log C, पूरे का क्या है स्क्वायर। log B बटा log AB को क्या लिखेंगे, log B बटा log A। log CB को क्या लिखेंगे, log ऊपर C आ जाएगा, नीचे log B आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या होगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये log A इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log A की पावर 2 पहले से है, 1 इधर से है, log A की पावर 3
बराबर इसी प्रकार इधर log c की पावर 3 बन जाएगी, क्यों ये 2 पावर इधर से लेके जाएगा, 1 पावर यहाँ बैठी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये log a बराबर log c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a बराबर c आ गया। दूसरी जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि गुणोत्तर श्रेणी में, वहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, a बराबर c निकल के आ गया। आगे अब जैसे ये बराबर सी आया, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो 2b³ बराबर a³ सी की जगह ए रख सकते हैं बराबर a³। हम देखेंगे b³ बराबर a³ आ गया, मतलब b बराबर भी a। तो पहली जो 2 कंडीशन दे रखी थी, वहां से हमारे पास फाइनली निकल के आ गया कि तीनों संख्याएं क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम, अब देखो ये कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है एबीसी की, ठीक है। अब एक नई बात बोल रहा है, नई समांतर श्रेणी है, ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है, ये नई श्रेणी है। क्या बोल रहा है, 20 पदों का योग है, और कितना है, -444। जिसका पहला पद कौन है, ये है, और जिसका सारा अंतर कौन है, ये है। तब हमें क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए। हमें पता चले एबीसी की वैल्यू चाहिए, तीनों बराबर है तो इसको a³ लिख सकते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू निकालने के लिए इसने ये इतनी कहानी यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है, कि एक नई समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसमें पद तो कितने हैं, 20, पदों का योग कितना है, आई थिंक -444, और जिसका पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है इस बार a + 4b + c/3। तो a b c की bc की जगह a रख देंगे। जैसे a रखेंगे तो 4 5 6 6/3 ये बन जाएगा हमारा 2a। तो पहला पद क्या हो गया, 2a। इसी प्रकार सारा अंतर देखो, a b c की को तीनों bc की जगह a रख देते हैं, तो ये बन जाएगा -6a/10 -6a/10, या फिर हम किसको क्या बोल देते हैं, -3a/5। क्या क्या हमने ए बी सी को बराबर कर दिया। तो नई समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या 20 है, पदों का योग -444 है, जिसका पहला पद कितना है, 2a है, जिसका सारा अपना अंतर कितना है, -3a/5। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें इन पूरी कहानी में अननोन कौन है, 1, और हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन, जो कि कौन दे देगा, ये दे देगा। तो -444 बराबर n/2, 2a तो बन गया 4 है ना, प्लस n-1, n-1 हो गया 19, है ना, इंटू डी हो गया -3a/5। तो ये हमारा 10 तो चल ही रहा है, ये 4a हो गया, ये 19 a/5 हो गया। इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो गया हमारा 5 का 20, और 10, ये 5 का 20 है, 47 में से 20 गए बच्चे, 37a/5, 5 से ये कैंसिल हो गया, और -37 पे 70 है, 37 दुआ आई थिंक 74 है ना। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 444/74, सोल्व करेंगे 6 है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, a × b × c, जो कि किसके बराबर होगा, a³ के बराबर। a³ बोले तो 6 की पावर 3, जो कि क्या हो जाएगा, 216। तो हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो 2 कंडीशन दी गई है उनको यूज करना है। सबसे पहले ये बोल रहा था एपी में है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, फिर हमें लॉग में ये दे रखा था, ये गुणोत्तर श्रेणी दे रखी थी, उसके लिए हमने गुणोत्तर श्रेणी की प्रॉपर्टी लगाई, एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से निकल के आ गया a बराबर c। a बराबर c इस इक्वेशन में लिखा, ये बोल रहा है b बराबर है। तो फाइनली पता चला तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। फिर हमने हमें क्या दे दिया, एक नई समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 2a निकल के आ गया, सारा अंतर है हमारे पास, 20 पदों का योग है हमारे पास, हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास a आ गया, a आते ही a b c तीनों की वैल्यू आ गई, और हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके 4 लगातार हैं प्लस धनात्मक। सबसे पहले पद क्या है, हमारे पॉजिटिव है, तो हमारा r क्या रहने वाला है, >1 ही रहने वाला है, और पहला पद भी क्या है, >0 है। ठीक है, उनका योग और गुणनफल दे रखा है, तब उन ऐसी गुणोत्तर श्रेणियों के सारे अनुपातों का योग बता।
ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ यहीं तक करते हैं हम। सबसे पहले इसको जो दे रखा है ना उसको करते हैं, उससे जो आंसर आएगा ना फिर हम इसको पढ़ के करेंगे। क्योंकि अभी अगर हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणियों के सारे अनुपातों का योग बताओ तो हमारे समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली होगा क्या, यहाँ से आर की क्या होंगी, मल्टीपल वैल्यू आएंगी। मतलब जो पॉसिबल वैल्यू होंगी ना वो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू होंगी, और फिर क्या होगा, उनका अनुपातों का हमें योग करना है बस, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 पद है ना। इस बार हमें क्या दे रखा है, देखो गुणनफल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे वाले 4 पद मानेंगे, है ना। हमारे वाले पद क्या होंगे, इसमें हमारा जो होगा अपना, याद हो तो आपको सारोनुपात क्या लेना है, आर स्क्वायर लेना है, और पहला पद क्या आएगा, ए बटा आर की क्यूब। अब आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे क्या बन जाएंगे, 4 पद बन जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें हमें सबसे पहले पता चल गया कि हमें जो अज्यूम करने थे वो वाले पद यहाँ पे यूज करने, क्यों, गुणनफल दिया गया है और 4 पद है तो हम सारोनुपात आर स्क्वायर लेते हैं। अब ध्यान रखना सारोनुपात हमारा क्या है, आर स्क्वायर, ना कि आर है, ठीक है। सारोनुपात हमारा क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है। योग से पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारी तरफ से क्या जाएगा, ए की पावर 4। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, 1296। यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हम इसको ये जूम करते हैं कि देखो हमने गुणनफल यूज किया, टक करके ए की वैल्यू आ गई, वरना उसमें क्या होगा, ए और आर में दो इक्वेशन बनती है, उनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं योग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बटा आर की क्यूब प्लस ए बटा आर आर प्लस ए आर क्यूब बराबर हमें क्या दे रखा है, 126 दे रखा है ना। अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है, सब में से ए कॉमन आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 बटा आर क्यूब 1 बटा आर प्लस आर क्यूब। 6 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे कि ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए जिसमें आर भी हो और 1/r भी हो और साथ में क्या हो, क्यूबिक हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, आर की पावर एक जैसे वालों को एक जगह कर दो, जैसे 1 बटा आर क्यूब और आर क्यूब को एक जगह कर देते और 1 बटा आर प्लस आर को एक जगह कर दिया। सबसे पहले आर की पावर जिनमें एक जैसी है उनको एक जगह कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे चल के टी मानेंगे और इसको इसके रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब का। ये क्या होगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना। इस केस में हमारा ए बराबर क्या है, 1/r है, बी बराबर क्या है, आर है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा आर प्लस आर के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा आर क्यूब प्लस आर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू 1 बटा आर प्लस, ऐसे लिख सकते। हमने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला काम में लिया है कुल मिला के, है ना। यहाँ पे हमने हमारे केस में ए किसको ले लिया, 1 बटा आर को ले लिया और बी किसको ले लिया, आर को ले लिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 बटा आर क्यूब प्लस आर क्यूब को इसके रूप में दर्शाना चाहते हैं। यहाँ से हमें क्या चाहिए, 1 बटा आर क्यूब प्लस आर क्यूब, यही तो चाहिए हमें, है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 1 बटा आर प्लस आर की पावर 3, ये पूरा क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये आ गया। तो 1 बटा आर क्यूब प्लस आर क्यूब किसके टर्म में आ गया, 1/r प्लस आर की टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/r प्लस आर बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, क्यूबिक होते ही क्वेश्चन लेंदी होगा, 100% क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। जैसे ही इसको हम टी मानेंगे हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस 3t हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे ही पुट करेंगे टी क्यूब माइनस 3t, ये तो इसकी जगह आ गया 1/r क्यूब प्लस आर क्यूब की जगह, ये टी पहले से बैठा है बराबर 21। हम यहाँ से क्या देखेंगे, टी में हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना हमें पहले से आता है, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे अभी बताते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 1/r और r में
क्यूबिक इक्वेशन बनी। हमने क्या किया, एक जैसे पदों को एक जगह कर लिया, इसको हम टी मानेंगे, है ना। तो इसको हमें टी के रूप में दर्शाना पड़ेगा। इसके लिए हमने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा, उसमें a बराबर 1/r ले लिया और b बराबर r ले लिया। जैसे ही लिया हमारे पास टी में एक समीकरण आ गई। जैसे समीकरण आ गई, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप टी की रैंडम वैल्यू रखना शुरू करो। ठीक है, एक वैल्यू हमें रैंडमली इसमें पुट करके निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो टी बराबर ए, इसकी एक वैल्यू आ गई, तो हमें पता चल जाएगा टी माइनस ए इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टेप 1 में वो एक वैल्यू चाहिए जो इसको संतुष्ट करेगी, वहां से हमारा एक फैक्टर आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको उस फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो टी माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। तो एक वैल्यू तो ये दे ही चुका है और दो वैल्यू कौन दे देगा, ये द्विघात दे देगा। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का सिंपल सा मेथड रहने वाला है। सबसे पहले हमें एक वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, हम रैंडमली पुट करेंगे। जैसे 1 पुट किया, 1 माइनस 2 माइनस 21, 0 नहीं बन रहा। 2 पुट करो, 8 माइनस 4 माइनस 21, 0 नहीं है। 3 पुट करो, 3 9 27 माइनस 6 माइनस 21, 0 बन गया। तो t बराबर 3 वो हमें एक वैल्यू मिल गई। जैसे ही एक वैल्यू मिली हमें पता चल गया t माइनस 3 इसका क्या होगा, एक पूरी क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो इसको इसके अलावा क्या होगा, t माइनस 3 इंटू एक द्विघात समीकरण आएगी। अब वो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं तो टी स्क्वायर टी क्यूब 3, ये 3t स्क्वायर प्लस का बन जाएगा माइनस का 2t, प्लस 3t से मल्टीप्लाई किया, ये 3t स्क्वायर माइनस का 9t, यहाँ पे बचा हमारा 7t माइनस 21, प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7t माइनस 21। फाइनली जो ये है ना, इसके अब हमारे टुकड़े हो गए। तो एक फैक्टर तो t माइनस 3 है, दूसरा क्या है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 बराबर 0। तो ये अब हम पहुंचे टी में जो हमारी क्या थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, उसके सॉल्यूशन पे। अब देखो द्विघात समीकरण है, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखते हैं 1 है, d की वैल्यू देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्या है, नेगेटिव है। ये हम द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे कि a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, d की नेगेटिव है। तो हमारा समीकरण इसका ग्राफ कुछ बनता है ऐसे, द्विघात समीकरण नहीं, इसके फलन का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। ये कभी भी एक्स को कट नहीं करेगा, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी मूल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका एक ही वास्तविक मूल आएगा जो कि कौन देगा, t बराबर 3। तो हम वास्तविक मूलों की बात कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या तो हम ले नहीं सकते गुणोत्तर श्रेणी में। तो हमारे पास क्या आ गई, अब t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंचे, 1/r प्लस r की वैल्यू पे पहुंचे। ठीक है, 1/r प्लस r बराबर क्या आ गया, 3। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास दोबारा एक द्विघात समीकरण बनेगी। जैसे ही द्विघात समीकरण बनेगी, इसके क्या होंगे, दो मूल होंगे r1 और r2। हम क्या चाहिए, हमें मूलों का योग निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। जैसे ही r1 r2 की वैल्यू आ गई, हमें आपको याद है शुरू में हमने क्या माना था, r डैश क्या माना था, हमारा अनुपात r स्क्वायर। तो r डैश बराबर क्या आ गया, r1 स्क्वायर आ गई एक वैल्यू, तो r2 स्क्वायर आ गई। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व नहीं करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, हम अब देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये क्या बोल रहा है, चारों अनुपातों का योग बताओ। यहाँ से हमारे पास r डैश की दो वैल्यू आ गई, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम r स्क्वायर को सारा अनुपात मान रहे थे। r की वैल्यू आई r1 तो r डैश की वैल्यू r1 स्क्वायर हो जाएगी, r की वैल्यू r2 तो r डैश की वैल्यू r2 स्क्वायर हो जाएगी। इसने क्या पूछा, इनका योग, मतलब हमें क्या चाहिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर चाहिए। तो एक तो है कि आप इस द्विघात समीकरण को निकाल लो और उसके r1 r2 निकाल लो। दूसरा क्या है, हमें क्या चाहिए, ये हमें अच्छी तरह से आता है। ये किसके बराबर, r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 के बराबर है ये, है ना। r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 9 हो गया। r1 r2 की वैल्यू 1 तो माइनस 2 हो गया, आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बीच में कैलकुलेशन लंबी खिंच गई है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणनफल दिया गया, गुणनफल देखते ही हमें पद मानने थे, तो सबसे पहले हमने 4 पद माने। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सारा अनुपात हमारा r ना होके r स्क्वायर है। जैसे गुणा किया, हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू आ गई, योग किया, उसमें a की वैल्यू रखी, r में क्या, ये क्यूबिक इक्वेशन आई। यहाँ पे सबसे पहले हमने यही चीज सीखी कि हम इसको एक क्यूबिक में
कैसे बदले, है ना, क्यूबिक में कैसे बदलें, क्योंकि इसमें तो 1/r फंसा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, आर क्यूब वालों को एक जगह कर दिया, आर वालों को एक जगह कर दिया, इसको हमने टी मान लिया, तो इसको हमने इसके फॉर्म में यहाँ पे निकाल लिया, है ना। क्या कैसे, a+b⁻³ का फॉर्मूला यूज करके। फिर ट्यूब में एक क्यूबिक इक्वेशन आई, फिर हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक फैक्टर चाहिए। उसके लिए हमें क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू पुट करेंगे। हमें t=3 पे वो संतुष्ट करेगी। जैसे ही t=3 हुआ तो हमें पता चला कि ये तो इस शेप में आना है, t-3 इंटू एक द्विघात आएगी बराबर 0, है ना, क्योंकि 3 पावर का कुल समीकरण थी, एक पावर 3 की हट चुकी है, तो पीछे पावर 2 बचेंगी t की, तो ये द्विघात समीकरण होगी। अब द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे द्विघात समीकरण आई तो हमें पता चल गया एक मूल तो ये देगी, दो ये देगी, लेकिन पता चला ये तो काल्पनिक मूल देने वाली है, तो इसके मूल हम लेंगे नहीं। यहाँ से t की एक की वैल्यू आई, जैसी t की वैल्यू यहाँ रखी, r में क्या आ गई है, अगेन हमें द्विघात समीकरण आ गई, और जो हमें चाहिए था वो निकाल लिया। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यही थी कि हमारा सारा अनुपात r ना होके r² है, तो इसकी वैल्यू r1² और r2² दो वैल्यू आई। क्वेश्चन वाले ने इसका समेशन पूछ रखा था, इसको इस रूप में रखा, क्यों, क्योंकि r1 + r2 और r1 r2 की हमारे पास वैल्यू है। ऐसे कर लो, या फिर इसको सोल्व करके क्या करो, आप इसके मूल निकाल लो, अगर निकाल सकते हो तो श्रीधराचार्य निकाल के फिर उनके वर्गों का योग कर लो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्याएं पहली बात और 0 से बड़ी है, और z इनमें सबसे छोटा है, फिर y फिर x है। ये क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत जगह काम आती है, ठीक है, बस माइंड में रखना कि यहाँ कुछ दिया गया है, कहीं हम फंसे तो हम इसको रीड करके यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये तीन चीजें समांतर में, 1/x, 1/y, 1/z, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी की कंडीशन लगा देते हैं, 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + z बटा xz लिख देंगे, है ना। ये हो गया हमारा पहली समीकरण आ गई। इससे ज़्यादा हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। आगे हमें क्या बोल रहा है, x √2y। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रूट सिर्फ 2 पे है, y पे नहीं है, z। ये केस में हमारी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, बीच वाले पद का वर्ग कर देंगे और लास्ट वाले का सम कर देंगे, ये इसके बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x + z, x इंटू जेड, x इंटू, जैसे x इंटू जेड की वैल्यू 2y² आई, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो x + z बराबर 2/y तो पहले से था, इधर से x इंटू जेड क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, x z की जगह 2y² लिख देंगे, y से y कैंसिल हो गया, x + z बराबर क्या आ गया, 4y। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के हमारे पास आ गई, x + z की वैल्यू आ गई और x इंटू जेड की वैल्यू आ गई, और किसकी टर्म में आई, y की टर्म में आ गई। अब देखो, हमें 3 अननोन है, एक्स वाई जेड, दो इक्वेशन तो बन गई, लेकिन तीसरी इसने क्या कर रखा है, खुद ही दे दी। अब इसका हम यूज कर लेते हैं। हमारी क्या है, xy + yz + zx बराबर कितना दे रखा है, 3/√2 इंटू XYZ। अब हम इसको क्या करते हैं, एक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं y में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। जैसे y कॉमन लेंगे, यहाँ x + z बचेगा, ये x इंटू जेड है, ये 3/√2 x इंटू, अब z को एक तरफ ले लेते हैं, y को एक तरफ। अब x इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास है, x + z की वैल्यू हमारे पास है, तो x + z बराबर तो कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा। x इंटू जेड बराबर क्या आ जाएगा, 2y² आ जाएगा। ये 3/√2 है ही, x इंटू जेड की जगह 2y² इंटू y आ जाएगा, है ना। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, ये 4y² + 2y², ये हो गया हमारा 6y², ये हमारा बन जाएगा 3√2y⁻3। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, एक तो y बराबर 0 निकल के आएगी, और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी y बराबर √2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0 से बड़ी है, तो 0 वाली हम नहीं ले सकते। तो ऐसी जगह वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आती है जब हमें फंस जाए कि ये ले या ये ले, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई √2। जैसे ही y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन वाले ने हमें पूछा क्या है, x + y + z का होल स्क्वायर। अब देखो, x + z की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
4y लिख सकते हैं। जैसे 4y लिखेंगे ये 5y बन जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, 5y बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया 25×75 इंटू वाई स्क्वेयर, 75 इंटू 2 बराबर 150। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन में जो दी गई थी वो इंफॉर्मेशन काम में ली और हमने आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, सारोनुपात बोल रहा है ये, जहाँ पे एम हमारा क्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। ये क्या बोल रहा है, प्रथम एन पदों का योग एस एन दे रखा है और S6 का एस से बड़ा है, S7 छोटा है, एम के संभव मानों की संख्या सही है। ठीक है, शुरू करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अपने आप चीजें सोल्व होती जाएंगी, हमें घबराना नहीं है कि ग्रेटर देन दे रखा है, लेस देन दे रखा है, और ये कुछ नहीं कुछ इसमें क्या होगा, ये एम की टर्म में आएगा, है ना। जैसे एम की टर्म में आएगा, लेस देन ग्रेटर देन से एसमिका बनेगी। ठीक है, हमें पता है एम हमें प्राकृत संख्याएं लेनी है, तो उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कुल मिला के श्रेणी का चौथा पद कितना है, 500। चौथा पद अगर मैं पहला पद ए मानूं तो चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू आर की पावर 3 बराबर क्या दे रखा है, 5। अब r बराबर क्या दे रखा है, 1/m दे रखा है, तो a/m³ बराबर क्या आ गया, 500। a बराबर क्या आ गया, 500 m³। तो हमारा सारा अनुपात आ गया और हमारे पास पहला पद आ गया, दोनों किसकी टर्म में, दोनों है अपने m की टर्म में। ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, जैसे मान लो एस एन दे रखा हो, एस एन क्या होगा हमारा, T1 से लेके n तक के पदों का योग, है ना। इसी प्रकार अगर s में n-1 दे रखा हो तो ये क्या होगा हमारे n- पदों का योग, है ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि 1 से n-1 तक के पद तो इसमें भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा पद क्या है, Tn है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। 1 से Tn-1 तक के पदों को s-1 से लिखा और Tn रहा, तो यहाँ से क्या होगा, Tn को हम Sn-Sn-1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक चीज हमारे यहाँ पे काम आने वाली है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, S6 ग्रेटर देन है S5+1 से, तो हम S6 S5 को इधर ले आएंगे, ग्रेटर देन 1, S6 माइनस S5, मतलब ये 6 पदों का योग है, उसमें से 5 पदों के योग को हटा दो तो बचेगा क्या, सिर्फ छठा पद बचेगा, है कि नहीं। यही तो था, यहाँ पे n पदों का योग था, उसमें से n-1 पदों को हटा दिया तो बचा क्या, Tn बचेगा। इसी प्रकार 6 पदों का योग है, उसमें से 5 पदों को हटा दो पहले, बचा कौन, छठा, तो ये क्या बोल रहा है, छठा पद 1 से बड़ा है। इसी प्रकार S7 S6 को इधर ले आए तो माइनस बन गया, बटा 1/2, ये 7 पदों का योग है, T1 प्लस T2 से लेके T7 तक, उसमें से 6 हटा दिए, T1 से लेके T6 तक के, बचे क्या, T7 बचा। तो ये कुल मिला के S7 S हमें सब नहीं निकालना, ये पद दे रखे हैं हमें, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, T6 ग्रेटर देन 1 है और T7 क्या है, 1/2 से छोटा है। ठीक है, अब हमारे पास A और वो सब है हमारे पास R, T6 क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 5, है ना, A इंटू आर की पावर 5, R बराबर M है तो A/m की पावर 5 आ जाएगा। अब A की पावर हम ऑलरेडी A बराबर निकाल चुके हैं, 500 m², 500 m³ है ना, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 500 इंटू m³ आ चुकी है ऑलरेडी, और डिवाइड में क्या है, m की पावर 5 है, ये हमारा क्या आ गया, 6 पद आ गया, क्या है, ए आर की पावर 5, आर की जगह 1/m रख दिया, ए की जगह 500 m³ रखा, ये बच गया हमारा 500/m²। अब 500/m² क्या चाहिए, 1 से बड़ा, m² क्या चाहिए, 500 से छोटा, m क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर द रूट ले लेते हैं, और इक्वल नहीं है, लेस देन हो जाएगा। तो पहली से कंडीशन से तो आ गया कि m√500 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, T7 निकालते हैं, T7 क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर 6, तो a/m की पावर 6, a बराबर वही अपना 500 m³ बट्टा m की पावर 6, ये हमारा बच गया 500/m हो जाएगा हमारा कितना, 3। ठीक, 500/m की पावर 3 क्या चाहिए, 1/2 से छोटा, या फिर m³ बड़ा हो जाएगा किससे, 1000 से, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, m ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 10 से, यहाँ से क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन हो जाएगा 10 से। ये पहले ही बोल चुका है, m हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो यहाँ से सेकंड वाले से तो बोल रहा है कि 10 से बड़ा, 10 को भी शामिल नहीं करेंगे, 11 12
13, ये सारी वैल्यू m ले सकता है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि √500 से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, है ना। अब देखो √500 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 100, 100 बाहर आ जाएगा, 10/√5। √5 को लमसम अगर हम ले तो 2.23 ले सकते हैं, यह बन जाएगा हमारा 22.3 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब हमारा m क्या होना चाहिए, 22.3 से छोटा। तो एक तो बोल रहा है 22/3 से छोटा, दूसरा बोल रहा है 10 से बड़ा। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, 10 से बड़ा मतलब 11 से शुरू होगा, 12, 13 चलता जाएगा, 22 तक आ जाएगा, 22 के आगे 23 आएगा, लेकिन 23 22/3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमें लेना नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 से 22 के बीच की संख्याएं आ जाएंगी, दो की कितनी होंगी, 12 संख्याएं होंगी। इसने क्या पूछा था, संभव मानों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखने को मिली कि Sn-1 को क्या बोलेंगे, Tn बोलेंगे। यहाँ से हमें दिखा S6 - S5, इसमें क्या थे, 6 पद जोड़ रखे थे, उसमें से 5 पद घटा दिए, तो बच्चा कौन, छठा पद। इसी प्रकार S7 - S6 मतलब 7 पद ऐड कर रखे थे, है ना। T1 + T2 ऐसे लेके 7 पद ऐड कर रखे, T6 + T7, इसमें से इसने क्या किया, 6 माइनस कर दिए, T1 + T2 + T3, T6 S6 का मतलब यही तो है। तो क्या हुआ, ये T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, इसी प्रकार T6 तक सारे कट जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ T7, है ना। तो बचेगा कौन, T7 बचेगा। इन दोनों को कंडीशन को यूज किया, हमें पता चल गया m √500 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। √500 हमारा लगभग 22.3 बना, तो यहाँ से पता चला कि 10 से बड़ा और 22.3 से बड़ा। अब डिपेंड करता है कि m क्या है, m अगर वास्तविक संख्या होती तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट संख्या है, लेकिन m बोल रहा है ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो 10 के बाद तो नेचुरल नंबर 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट 22 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 12 संख्या हमारी निकल के आ जाएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो धनात्मक संख्याएं, तो सबसे पहले a > 0 b > 0। जहां भी हम फंसेंगे कि ये दो वैल्यू है, एक नेगेटिव है, तो हमें नहीं लेनी। आगे क्या बोल रहा है, ए बी और 1/18 क्या है, गुणोत्तर है। ये हमारी क्या है, जीपी है। जीपी होती b² बराबर क्या हो जाएगा, a/18 हो जाएगा, a/18 हो जाएगा। या फिर मैं क्या बोलूँ, यहाँ से क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 18, b² आ गई। दूसरा क्या बोल रहा है, 1/a और 10 और 1/b, ये किस में हमारे समांतर श्रेणी में, तो हम क्या बोल देंगे, 20 बराबर 1/a प्लस 1/b। तो ए और बी में दो इक्वेशन आ गई, दोनों से ए और की वैल्यू बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा 20 ab बराबर a प्लस b बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू इसमें भी रख देते हैं ताकि b में क्या बन जाए, इक्वेशन बन जाए। जैसे ही रखेंगे a बराबर कितना 18 b² तो ये 360 बन जाएगा और ये b³ बन जाएगा। a की जगह 18 b² आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास एक बन जाएगी क्या, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, 360 b³ माइनस 18 b² माइनस b बराबर 0। यही बनी 360 b³ माइनस 18 b² माइनस b बराबर 0। अब यहाँ से एक तो b कॉमन आ जाएगा, तो 360 b² माइनस 18 b माइनस 1 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो b बराबर 0 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, b > 0 है, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना है, इस एक हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करना है। इसके हमारे पास फैक्टर होंगे, ठीक है, 30b + 1 इंटू 12b - 1। यहाँ से b की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/30 और एक वैल्यू आ जाएगी 1/12, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू हमें लेनी नहीं है, b की वैल्यू आ गई 1/12। जैसे ही b की वैल्यू आई, a बराबर हमारा कितना था, a बराबर हमारा था 18 b², तो 18 b², तो 12 इंटू 12, 6 3 18, 6 2 12, ये बच गया 3/24 यानी 1/8 बन गया। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है 16a + 12b बताओ, तो 16a + 12b कर देते हैं। 16a + 12b, ए की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 1/8 आ जाएगा, प्लस 12 इंटू बी की जगह 1/12 आ जाएगा, ये 4/3 बनेगा आई थिंक,
अच्छा 8 2 16 ही बन जाएगा ना, 8 2 16 प्लस 1 बराबर 3। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3। कुछ नहीं था, हमें दे रखा था धनात्मक संख्या गुणोत्तर श्रेणी एक इक्वेशन है, समांतर श्रेणी एक इक्वेशन है, दोनों को सोल्व किया और ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। दो ही अननोन थे और दो ही हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 A3 क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आते ही R क्या है हमारा 1 से बड़ा है। धनात्मक संख्या है मतलब पहला पद भी 0 से बड़ा है। गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो चौथे और छठे पदों का गुणनफल, तो T4 इंटू T6 बराबर कितने 9। पांचवें और सातवें पदों का योग 24। आई थिंक हम ऐसा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। ये हमारा AR³ बन जाएगा, ये AR की पावर 5 बन जाएगी, ये AR की पावर 4, AR की पावर 6 बराबर 24 बन जाएगी। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A² इंटू R की पावर 8 बराबर 9। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी AR की पावर 4 स्क्वायर बराबर 9, तो AR की पावर 4 बराबर 3। नेगेटिव लेंगे नहीं क्यों धनात्मक संख्या है ना। जैसे ही इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये हमारा AR की पावर 4 बराबर 3, तो एक तरीके से हमारा क्या आ गया पांचवा पद ही आ गया, है ना। अब देखो इसके अलावा क्या देखते हैं, AR की पावर 4 बराबर जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो ये AR की पावर 6 बराबर 24, तो AR की पावर 6 बराबर आ गया 21। ठीक है, अब इनको क्या कर देते डिवाइड कर देते, AR की पावर 6 बटा AR की पावर 4 कर देते हैं। तो AR की पावर 6 की वैल्यू 21 थी, ये 3 थी, ये 7 आ गई। यहाँ से R² बराबर क्या आ गया 7 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया √7 आ गया। जैसे ही R की वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे A की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही सारी वैल्यू आ गई उसमें रखना, आप सोल्व करना, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इस बार दो गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, माना ए के और बी के दो गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब पहली गुणोत्तर श्रेणी है उसके पद क्या है A1 A2 लेके है, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी है जिसके पद क्या है B1 B2 ऐसे है। जिनके सारा अनुपात कितने, इसका सारा अनुपात R1 है और इसका सारा अनुपात R2 है। A1 बराबर कितना दे रखा है 4, B1 बराबर 4 और R1 बोल रखा है R2 से छोटा है। तो कुल मिला के दो गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है जिनके पहले पद 4 4 हैं और जिनके अनुपात R1 और R2 है। ट्यूशन वाले ने क्या पूछ रखा है, CK बराबर ये है, C2 बराबर 5 है, C3 बराबर ये, तो ये कुल मिला के ये वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो इसको हम सोल्व करना शुरू करते है ना। CK के लिए हमें क्या चाहिए, देखो समेशन ऑफ CK का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ AK प्लस BK का, है ना। यानी समेशन ऑफ AK प्लस समेशन ऑफ BK। K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब अब देखो AK क्या है हमारी पहली श्रेणी, तो ये तो क्या हो गया पहली श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का योग, ये क्या हुआ दूसरी श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का योग। तो A हमारे पास इसका पहला पद ऑलरेडी है, इसका पहला पद ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए R1 R2। तो जैसे ही निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएंगी, और जैसे A और पहला पद तो A1 है ही हमारे पास, R1 आ जाएगा तो A6 भी निकाल लेंगे। A6 क्या हो जाएगा A1 इंटू R1 की पावर 4, B4 क्या आ जाएगा B1 इंटू R2 की पावर 3। तो कुल मिला के हम फंसे पड़े R1 और R2 की वैल्यू पे। तो इसमें जो कंडीशन दी गई है क्या क्या दी गई है, C2 बराबर 5, C3 बराबर 10। तो यहाँ से R1 R2 में दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनते ही हमारे R1 R2 आ जाएंगे, है ना। तो C2 को हम क्या लिखेंगे, C2 को लिखेंगे A2 प्लस B2 लिखेंगे, है ना। C2 बराबर A2 प्लस B2 लिखेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है 5। A2 को क्या लिखेंगे 4 इंटू R1 लिखेंगे, और B2 को क्या लिखेंगे 4 इंटू R2 लिखेंगे बराबर 5। तो यहाँ से R1 प्लस R2 बराबर 5/4। लो R1 R2 में एक इक्वेशन तो आ गई, एक इक्वेशन और चाहिए, जो कौन देगा C3 देगा। C3 कैसे देगा, C3 बराबर क्या होगा A3 प्लस B3 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 13/4 है। A3 क्या हो जाएगा 4 इंटू R1 स्क्वेयर, 4 इंटू R2 स्क्वेयर बराबर 13/4, R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 13/16 हो जाएगा। अब देखो R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर आ गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या था, अब R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर की वैल्यू आ गई
13/4। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आ जाए r1² माइनस r2², तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, r1² माइनस r2² बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये तो इतनी आसानी से बनेगा नहीं, r1 प्लस r2 बन जाएगा, लेकिन r1 r2 ये नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें द्विघात बनानी पड़ेगी, एक को किसी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, है ना, इसमें से किसी एक को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। r1 प्लस r2 बराबर 5/4 आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2 बराबर 13/6 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा 2r1 r2, r1 प्लस r2 की जगह हम 5/4 रख देंगे। जैसे ही 5/4 रखेंगे तो 25/16, इधर से माइनस 13/16 यानी 12/16। यहाँ से r1 r2 बराबर आ जाएगा 3/8। तो यहाँ से हम किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। जैसे r2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/8 r1। अब ये r2 की वैल्यू क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन में क्या था, r1 प्लस r2, r2 की जगह क्या आ जाएगा 3/8 r1 बराबर कितना था हमारा, r1 प्लस r2 बराबर कितना था 5/4। जैसे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो द्विघात समीकरण बन गई, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, b² माइनस 4ac, 4ac बोले तो 8×3 24, 24×8 96 डिवाइडेड बाई 2a तो 16, ये आ गया 10 प्लस माइनस 2/16। यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक क्या आएगी 12/16 और दूसरी क्या आ जाएगी 8/16, यानी 1/2 और ये आ गई 3/4, है ना, ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, जैसे r1 की वैल्यू आई r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। r2 हमारा क्या था, r2 हमारा था 3/8 r1। तो जब हम r1 बराबर 3/4 रखेंगे तो r2 बराबर हमारा आ जाएगा कितना 1/2, और जब r1 बराबर 1/2 रखेंगे तो r2 बराबर आ जाएगा 3/4। अब हम यहाँ पे फंसे, तो फंसते ही क्वेश्चन में चलते हैं वापस, कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। यहाँ रही r1 क्या होना चाहिए, r2 से छोटा होना चाहिए। तो इन दो केस में से r1 किस में छोटा है, r1 छोटा, 1/2, r1 छोटा किस में हमारा r1 छोटा है 1/2 में, क्योंकि 3/4 लगभग 0.75 है, ये 0.5 है। तो ये वाला सेट लेना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r2 बड़ा है r1 से, ओ सॉरी r1 बड़ा है r2 से, जबकि हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए r2 बड़ा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गई, r1 की वैल्यू 1/2 निकल के आ गई, r2 की वैल्यू 3/4 निकल के आ गई। जैसे r1 r2 की वैल्यू आई, जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम समेशन ऑफ सी के निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ सी के क्या था, समेशन ऑफ ए के प्लस समेशन ऑफ बी के, ये क्या हो जाएगा हमारा a/1 माइनस r1 प्लस ए b/1 माइनस r2। अब जैसे ही r1 r2 की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। दूसरा टर्म हमें क्या चाहिए था, 12a6 प्लस वो सॉरी a6 प्लस 8b4, 12 a6 क्या हो जाएगा 4 इंटू r1 की पावर 5 प्लस 8, 4 इंटू r2 की पावर 3, है ना। यहाँ r1 r2 की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। फाइनली इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, हमारा आंसर 9 आ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में क्या है, दो गुणोत्तर श्रेणियां दे रखी थी, जिनके पहले पद दे रखे थे, चारों अनुपात दे रखे थे, ठीक है। फिर बोला सी के बराबर ए के प्लस बी के, C2 और C5 दिए, C3 दिए। यहाँ से हमारी क्या हुई, R1 और R2 में दो इक्वेशन निकल के आई, है ना, दो इक्वेशन आई, उनको सोल्व किया, सोल्व करते ही हमारे पास क्या है, R1 R2 की वैल्यू के दो पेयर आए, कि R1 R2 की वैल्यू या तो ये होंगी या ये होंगी। लेकिन हम फंसते ही हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन वाला बोल रहा है क्या है, R2 बड़ा होना चाहिए R1 से, तो हमने ये वाला पेयर उठा लिया, तो R1 R2 आ गए। फिर समेशन 1 से इन्फिनिट लेके सीके का समेशन मतलब पहली सीरीज के इन्फिनिट पदों का योग, जो कि क्या हो जाएगा 4/1 माइनस R1। 4 क्यों, क्योंकि पहला पद क्या है 4 है। फिर दूसरी सीरीज के इन्फिनिट पदों का योग, तो 4/1 माइनस R2, R1 R2 की वैल्यू आई, ये आ गई। फिर हमारे पास A6 चाहिए था, A6 था हमारा 4 इंटू R1 की पावर 4, तो सॉरी 5
हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, है ना। बी फोर क्या हो जाएगा, B1 इंटू R2 की पावर 3। यहाँ से R1 R2 आ गए, A1 B1 4 हमारे पास ऑलरेडी है, सारी वैल्यू है, सोल्व करेंगे आ जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो किस पे, गुणोत्तर श्रेणी पे, जिसमें हमने क्या देखा, बेसिक देखा कोई गुणोत्तर श्रेणी कब होगी, जिसके क्रमागत पदों का अनुपात कांस्टेंट रहे। फिर हमने nवां पद निकालना सीखा, है ना। उसके बाद हमने इसका समेशन देखा, समेशन भी अगर इनफाइनाइट पद हुए और r<1 हुआ तो इनफाइनाइट जीपी का भी हमने समेशन निकालना देखा। उसके बाद हमने क्या देखे, पद अज्यूम करने देखे, वो कब अज्यूम करने वो भी देखा, और हमने इस पे क्वेश्चन भी देखा कब अज्यूम करने कब नहीं करने। उसके अलावा हमारा गुणोत्तर माध्य आ गया था, गुणोत्तर माध्य क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। गुणोत्तर माध्य में भी हमने दो देखे कि दो संख्याओं के बीच में क्या हो, n गुणोत्तर माध्य हो, या फिर n संख्याएं हो उनका गुणोत्तर माध्य पूछ लिए, तो वो कहाँ से आया, यहीं से आया। n गुणोत्तर माध्यों का क्या निकाला हमने, प्रोडक्ट निकाला, जो कि क्या है, उनके गुणोत्तर माध्य की पावर n। तो यहाँ से क्या है, n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य भी आ जाएगा, पाई की पावर 1/n भी आ जाएगा, है ना। इसके बाद हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखी थी, है ना, अल्फा प्लस बीटा को ए मान के और अल्फा बीटा को किस में, जी में कन्वर्ट करके। वहां से हमने देखा कि कोई भी दो संख्याएं उनके अगर गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य दिए हो तो वो संख्याएं हम कैसे कैलकुलेट करें। वहां से एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसके मूल निकालने, वही उसके क्या हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएंगी, है ना। इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।